नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर से अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे और उस टॉपिक का नाम है संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओके दोस्तों, आपको पता होगा हमारा संविधान ऐसा नहीं हुआ कि चलो भाई संविधान बनाना है तो 10 मिनट बैठ गए या 2 दिन बैठ गए, संविधान बनकर तैयार हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। हमारा जो संविधान बना है बहुत सालों की मेहनत से बना है। ओके, इसके संविधान निर्माण की यदि हम लोग बात करें तो ये 1600 से ही इसकी निर्माण की कार्य शुरू हो गई थी और 1947 तक की निर्माण होता रहा। ओके, मतलब धीरे धीरे करके इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया, जिसके कारण हमारा संविधान जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग आज के वीडियो में संविधान निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और प्रश्न का लेवल दोस्तों आपकी ग्रुप डी परीक्षा से लेकर यूपीएससी के परीक्षा तक का होगा। ओके, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है एक भी प्रश्न को। कुछ और बातें होने वाली है। आपको हर एक प्रश्न के 10 सेकेंड दिए जाएंगे। ओके, हर एक प्रश्न के आपको 10 सेकेंड दिए जाएंगे और 10 सेकेंड में आपको सारे प्रश्नों का जवाब देना है। और हाँ, आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए ये कमेंट में बताना है। टोटल 25 प्रश्न रहेंगे और उसमें आपके कितने सही हुए ये आपको कमेंट में बताना है। चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग आप अपने आप से करोगे तो ठीक है, किसी का कुछ नहीं लोगे आप चीटिंग करके। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के टॉपिक को। और यदि आपको पसंद आएगा, अभी तो नहीं, फिलहाल आप लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको प्रश्नों का लेवल पसंद आएगा ना, तब आप लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। ओके, और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करते रहो यार, ये अच्छा लगता है। यदि हम लोग आपके लिए कुछ करें तो आप भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लो। ऐसे आप लोग करोगे नहीं, कोई नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके सामने तड़कता भड़कता पहला प्रश्न हाजिर है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ही मेरा प्रश्न पढ़ना कंप्लीट होगा उसके बाद आपका टाइमर जो 10 सेकेंड का नीचे दिख रहा है वो शुरू हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा। तब तक आप अपने जवाब को अपने दिमाग में क्लियर रखें। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रीमियर चालू है। ठीक है, प्रीमियर चालू है तो आप लोग कमेंट भी साथ में कर सकते हो, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो पहले प्रश्न को मैं पढ़ता हूं कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। मैंने कुछ देर पहले आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया था कि हमारा संविधान की शुरुआत कब से हुई थी। आपके ऑप्शन है 1650 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1773 ईस्वी और 1947 ईस्वी। ओके दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। 8 सेकेंड, 7, 6, कुछ देर और, 3, 2, 1। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं अब इसका जवाब देता हूँ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल मैंने शुरू से ही बताया कि 1600 से ही शुरू किया गया था। 1600 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट लाया गया था तब से ही भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल जो होता है शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न था, काफ़ी चिंदी सा प्रश्न था। ओके, अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपसे क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर रॉबर्ट क्लाइव या फिर वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब आपके समय शुरू होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। 7 सेकेंड बच रहे हैं आपके। चलिए हरी अप क्विक गाइस। तो चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं अब इसका जवाब बताता हूं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स साहब। कौन? वारेन हेस्टिंग्स साहब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको पता होगा कि मेन रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शासन करना शुरू की। ठीक है, तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया गया तो उसी समय जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल किया गया और तभी से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? वारेन हेस्टिंग्स साहब बनाए गए। कौन दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और पेपर में हर एक साल छपता है किसी न किसी शिफ्ट में, और आपके शिफ्ट में भी हो सकता है छप जाए। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स साहब, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, इस प्रश्न का जवाब आपको साथ में देना है। ठीक है, प्रीमियर चालू है। चलिए आपका 10 सेकेंड में शुरू करता हूं। ओह नो, यस, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और यदि आपको नहीं मिला है तो मैं बताता हूं कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1774 में। देखिए दोस्तों, यदि गलती से आपसे ये प्रश्न यदि पूछ दिया जाए कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ध्यान रखिएगा, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ओके,
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा यदि ये प्रश्न आ गया तो इस उत्तर को छाट के निकल जाना है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न काफ़ी शानदार है, लेवल बहुत ही मस्त है कि कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो उसमें सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी। तो आइए दोस्तों, अब आपका समय खत्म होने वाला है। तो कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन? लॉर्ड एलिजा इम्पे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, और मुख्य न्यायाधीश मैंने अभी आपको बताया लॉर्ड एलिजा इम्पे, और आप 3 अन्य न्यायाधीश को भी जानते चलिए, और उन तीनों का नाम था लॉर्ड चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर। ओके, चैम्बर्स, हाइड और लिमेंस्टर 3 अन्य न्यायाधीश थे, और एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। ओके दोस्तों, तो इतने सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आ रहे प्रश्न तो क्या करना है? पसंद करना है। वीडियो को पसंद करने का बटन खोजिए अपने स्क्रीन पर और उसे दबा दीजिए। ओके, साथ ही साथ जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, जो लोग न्यू कमर हैं उनसे मैं खास कर कह रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। और हाँ, कितने व्यूज हैं उससे आपको हमारा लेवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहा जाता है ना, इंग्लिश में छोटा सा कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, तो चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ही संग्रह, इधर उधर की बातें नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लाया गया था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस वर्ष लाया गया था। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। तो चलिए, अब आपका समय खत्म होता है। अब मैं बताता हूं, पिट्स इंडिया एक्ट को 1784 में, कब? 1784 में लाया गया था। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि शुरू में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें कुछ ना कुछ तो कमी जरूर थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, और उसके जगह पर तुरंत बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी क्रोनोलॉजिकल ढंग से हो रहा है, तो इसलिए आपके दिमाग में आराम से जाएगा। बस आप आराम से सुनते रहिए इन बातों को। हाँ, पता है मुझे कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच भी चल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को मैच भी देखना होगा। अरे कोई नहीं, स्कोर चेक करते रहिएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो 2021 का साल है, बहुत सारे नौकरियां इस साल में आने वाली हैं। नौकरियां आप लोगों को मिले या ना मिले, लेकिन परीक्षा आप लोग बहुत सारा दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ओके, तो आपके परीक्षा के लिए ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए प्लीज़ अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। अब अगले प्रश्न को देख लें यदि आपकी इजाज़त हो तो। चलिए देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है, पहले पूछा गया था। बीपीएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बराबर, कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो चलिए आप लोग इसका जवाब देते चलिए साथ में, क्योंकि प्रीमियर चालू है, आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अब आपका समय शुरू होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने जा रहा हूं कि 1700 नहीं, 1813। कब? 1813 का चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। कब? 1813 का चार्टर एक्ट। सबसे पहला चार्टर एक्ट जो आया था दोस्तों 1793 में आया था, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका 1813 का चार्टर एक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ओके, और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया ये भी मैं बताता हूँ कि चीनी और चीन, मतलब चीन के साथ चीनी और चाय के व्यापार पर ही सिर्फ कंपनी का एकाधिकार रहा, बाकी सभी व्यापार एकाधिकार का खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे बहुत सारी कंपनी आकर इंडिया में अपना व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि चीनी और चाय पर कंपनी का ही हक रहा। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत सारे लोगों के जुबान पर होंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए देखते हैं किनके किनके जुबान पर है इस प्रश्न का उत्तर। आइए, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चलिए मैं अब इसका जवाब देता हूं
कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो जो आपका तीसरा चार्टर एक्ट था, या फिर आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, ऐसे तीसरा था लेकिन दूसरा ही मानिए, ठीक है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण किया गया था, ठीक है। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे गलती से कि किस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण किया गया था, तो उस प्रश्न का भी उत्तर होगा 1833 का चार्टर एक्ट, ओके। और इसी में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब, उनको फिर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ओके। और बहुत सारी बातें हुई जो आपको आगे आएंगे, उससे संबंधित प्रश्न तब आपको आगे बताया जाएगा, ओके दोस्तों। तो फिलहाल किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833, ओके। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। चलिए आप लोग पहले बता दीजिए तब मैं बताता हूं, 10 सेकेंड आपके लिए काफ़ी है। तब दोस्तों अब मैं बताता हूं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। या फिर यदि आपसे गलती से ये प्रश्न पूछ दे, हालांकि पूछेगा नहीं, कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वायसराय का वीडियो आएगा, जब गवर्नर जनरल का वीडियो आएगा, तब आपको बताया जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही सती प्रथा पर अंत लगाया गया था, ठीक है। ठगी प्रथा, सती प्रथा, ये सारे पर अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में ही प्रथम विधि आयोग लाया गया था। तो चलिए पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है, कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए अब आपका समय समाप्त हो चुका है, मैं बताता हूँ, लॉर्ड मैकाले। कौन? लॉर्ड मैकाले। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले साहब, ओके दोस्तों। चलिए, और हाँ एक बात मैं और बता दूं, जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसी में सोचा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि चलो भाई आईसीएस के परीक्षा में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, लेकिन कुछ रूठ गए, अंग्रेजों के कुछ और जो साथी थे वो रूठ गए, मतलब उनके कुछ और आला अधिकारी जो थे, तो फिर बात यहाँ नहीं बन पाई। आगे बात बनती है, मैं बताऊँगा। लेकिन एक बात और, यदि आपसे कभी पूछ दे कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1834 में। कब दोस्तों? 1834 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात हुई और 1834 में इसका गठन हुआ, और उसके पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले साहब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं कि कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए आपका समय शुरू कर चुका हूं मैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर अब मैं बताने ही वाला हूं कि कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? 1835 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उससे 100 साल पहले, ठीक है। तो उससे 100 साल पहले 1835 में कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया, ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस एक्ट के तहत खोला गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट, ओके। कन्फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि 1835 में किया गया, तो चार्टर एक्ट कब आया था? 1833 में, ओके। अब अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? देखिए आप लोग ऐसे देख रहे होंगे कि चार्टर एक्ट हर एक 20 साल के बाद आ रहा है। पहला 13 में आया, फिर 33 में आया, अब कब आएगा? तो 53 में आएगा, ओके दोस्तों। तो चलिए अब अगले चार्टर एक्ट की तरफ चलते हैं कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई? तो चलिए पहले आप लोग जवाब दे दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है, उसके बाद मैं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, जवाब दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीमियर चालू है। चलिए अब आपका समय समाप्त हो चुका है। तो आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति 1833 के अगले चार्टर एक्ट में, मतलब कि 1853 वाले चार्टर एक्ट में दिया गया, ओके। तो 1853 के चार्टर एक्ट में आईसीएस की जो परीक्षा थी उसमें भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी गई। और यदि कभी आपसे गलती से पूछ दे कि प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन थे, तो ये थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, ओके। और दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही आईसीएस की परीक्षा में भारतीयों को शामिल होने की अनुमति दी गई, तो पहले कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर, और दूसरे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ओके दोस्तों। अब आइए दोस्तों, आपके सामने धधकता हुआ अगला प्रश्न हाजिर है। प्रश्न को पढ़िए एक बार जल्दी से। प्रश्न है
किस वर्ष भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया? अब डायरेक्टली होने लगी शासन। ओके, पहले छुप छुप कर होती थी, अब खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है भारत के साथ एलिजाबेथ जी का। ठीक है, तो चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए। आप लोगों का समय चालू हो चुका है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि प्रीमियर चालू है दोस्तों, और लोगों को शेयर करके जोड़ लीजिए। काफ़ी धाकड़ प्रश्न अभी और आने बाकी हैं। ओके, चलिए अब आपका समय समाप्त हो चुका है। मैं बताता हूं कि किस वर्ष भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। हजारों बार, कितने बार दोस्तों? हजारों बार ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं और आगे भी आएंगे, और इसी बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछेगा, एसएससी के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, और आगे सीईटी के एग्जाम में भी पूछेगा। तो इस प्रश्न का जवाब है 1858 में। कब? 1858 में सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया भारत का शासन। उन लोगों ने क्या देखा कि 1857 की क्रांति हो गई थी, इसी बीच हुई थी ना, आप लोग को याद है? यदि नहीं याद है तो मेरे चैनल पर, क्या हमारे चैनल पर 1857 की क्रांति का वीडियो अवेलेबल है, जाइए जाइए जल्दी से उसको देख लीजिए। लेकिन इसके बाद ओके, चलिए मैं कहाँ था कि हाँ 1857 की क्रांति चल रही थी, तो देखा महारानी एलिजाबेथ साहिबा ने देखी कि भाई तो दिक्कत हो रहा है, अब हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो तुरंत उसके 1 साल बाद ही पूरे बागडोर अपने हाथ में ले ली। ओके, और बहुत सारे काम हुए 1858 में जो आपको आगे आने वाले प्रश्न में बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ष भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1858 की क्रांति के 1 साल बाद। ओके, अब अगले प्रश्नों को देख लेते हैं कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ठीक है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? पहले बीपीएससी में पूछा गया है। तो चलिए आपका समय चालू हो चुका है, आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर। आई एम वेटिंग फॉर योर उत्तर। ओके, चलिए जल्दी से। मैं बता रहा हूं अब। चार्टर एक्ट 1833। कब? चार्टर एक्ट 1833 में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग VVI मार्क कीजिएगा। वैसे तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यदि आप लोग PDF का हल्ला मचाइएगा तो कोई नहीं, PDF आप लोगों को मिल जाएगा शाम तक। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और वो आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक? तो भाई डिस्क्रिप्शन, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें रहती है, कभी कभी आप लोग देख भी लिया करो क्या क्या है डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ हमारा चैनल, हमारा इंग्लिश ग्रुप का लिंक, हमारा GK GS की क्यूज़ का ग्रुप का लिंक सब आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेने का। और इस प्रश्न का सही उत्तर चार्टर एक्ट 1833 है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो जल्दी से जवाब दीजिए। पहले आपका टाइमर शुरू हो चुका है, जवाब दीजिए। बेटिंग, आई एम बेटिंग। ओके, जवाब दीजिए। तो चलिए अब आपका शुरू हो रहा है उत्तर का टाइमिंग। तो आपका उत्तर है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि किस अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। ओके, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा, क्या प्रश्न पूछेगा? देखिए, जो प्रश्न पूछेगा आपके सामने हाजिर है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? मैं जवाब दूं उसके पहले आप जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू हो जाइए। भारत के पहले वायसराय कौन थे? जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। मेरा समय आ रहा है जवाब देने का, पहले आप लोग जवाब दे लीजिए। चलिए अब मैं बताऊंगा भारत के पहले वायसराय कौन थे। मैं बताता हूँ, लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग साहब भारत के पहले वायसराय थे। ओके, तो बस ये सिंपल सा प्रश्न था। और कब किया गया ये चेंज? 1858 में 1858 का अधिनियम में, या 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम में। ओके दोस्तों, और इसमें बहुत सारी काम हुई थी। क्या क्या? कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दो था, संस्था था, उसको समाप्त करके राज्य सचिव का पद बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हुई थी। और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो चुका था और महारानी के हाथों में डायरेक्ट शासन आ गया था। ये सारी बातें हुई थी 1858 के अधिनियम में। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब आपका टाइमर टिकटॉक शुरू हो चुका है। ओके, तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मैं बता दूं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1892। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई।
और यदि अभी बजट की बात कर ले तो बजट किस आर्टिकल में है? सावधान दोस्तों, बजट किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, उसके जगह पर है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछ दे कि हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो किसी में नहीं। लेकिन यदि पूछ ले कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 112। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक बात और आपको बता दूं कि विधान परिषद कब बनाया गया। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें कुछ प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया, और उसके जस्ट अगले जो अधिनियम लाया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसी में विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न था और ये इसका उत्तर था। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? जल्दी से जवाब दीजिए, आपका टाइमर शुरू हो चुका है। चलिए, आई एम बैटिंग, जवाब दीजिए। और यदि आप लोग जुड़े हैं बाद में प्रीमियर के, तो आप लोग कमेंट में सारे प्रश्नों का जवाब दे डालिए। एक आदमी 25-25 कमेंट करेगा। ओके, चलिए तब हम बताता हूं इस प्रश्न का उत्तर कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कब? भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय सरकार अधिनियम 1861। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब इंप्रूव होते रहा और अभी जो राष्ट्रपति में पावर है, सारे पावर आपको दिखेंगे उधर के ही, लगभग पावर आपको उधर के ही दिखेंगे। ओके, और ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी राष्ट्रपति में है, वो किस अनुच्छेद में है? थोड़ा सा ये भी जान लीजिए आप लोग। तो अनुच्छेद 123 कब? अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी सा प्रश्न है, फिर भी आपका टाइमर शुरू हो चुका है। जल्दी से 10 सेकंड में आप जवाब दे दो कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ और सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को मैंने लॉक कर दिया और ये सही है। मतलब कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1858 में राज्य सचिव का पद बनाया गया ना। तो राज्य सचिव कौन थे उस समय? मार्ले। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। तो ये है मार्ले मिंटो सुधार। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सुधार है, काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न। और यदि कभी गलती से आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि किस एक्ट द्वारा बजट में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। ओहो, काफ़ी जी प्रश्न है। चलिए, आपका टाइमर फिर भी शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। गलती से आप लोग लॉर्ड मार्ले में नहीं पहुंचिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन्हें ही भारत में सांप्रदायिकता के जनक के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक मतलब धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो साहब को भारत में सांप्रदायिकता का जनक इन्हें ही कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। यह भी काफ़ी इजी सा प्रश्न है, फिर भी आप लोग जवाब दे दीजिए इस प्रश्न का कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और दोस्तों, इस अधिनियम की घोषणा जो है अगस्त में की गई थी। कब? 20 अगस्त 1917 में की गई थी, इसलिए इसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि अगस्त घोषणा किस अधिनियम को कहते हैं, तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ओके, इसमें क्या हुई थी, एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। राज्यों में उत्तरदायी द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आप लोग जवाब दे दीजिए इस प्रश्न का। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। आराम से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ना है जल्दी से और जवाब देना है। ओके, तो चलिए अब आपका समय समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसी में केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ओके दोस्तों, और एक बात मैं और बता देता हूँ, पूछेगा नहीं, सिखों, दलितों, यूरोपियों एवं ईसाइयों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, तो चलिए, और बाकी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के बारे में आपको ऊपर भी बहुत सारी बातें बताई गई है।
अब हम लोग अगले प्रश्न का रुख कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ये लीजिए, फिर से चेंज हो गया। पहले गवर्नर जनरल, उनको वायसराय 1858 में, और फिर से कब वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए तो मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा एक्ट था। ओके दोस्तों, और हाँ, एक छोटा सा मैं ट्रिक भी देता हूँ, बहुत सारी बातें इसमें हुई। तो यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर समझ नहीं आ रहे हो कि किस एक्ट में हुआ और उसमें आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 दिख रहा हो, तो आप लोग बेफिक्र होकर इसे मार सकते हैं। ओके, 90% केसेज में ये सही हो जाएंगे, लेकिन 10% केसेज में नहीं होंगे। और ये किनको करना है? जिनको थोड़ा बहुत भी पता हो। ओके, ये नहीं कि कुछ भी रहे कि हाँ भाई मार्ले मिंटो सुधार किसे, तो 1935, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और पुनः से वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? आपका टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1935 में बहुत सारी चीज़ें हुई, ओके, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? उसके पहले थोड़ी सी बात और, तो पहले दोस्तों जो म्यांमार हमारा था वो भी हमारा ही था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमारा ही था। ओके, हम सब एक थे। ओके, तो चलिए, और हाँ, जब म्यांमार भारत का पार्ट था तो अंग्रेजों लोग इसको फार ईस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? फार ईस्ट, मतलब एक ईस्ट है जो कि दूर में है, फार ईस्ट। तो यदि कभी आपसे गलती से एग्जाम में पूछ दिया कि फार ईस्ट किसे कहा जाता था, तो ये म्यांमार को, और फार ईस्ट के चावल का कटोरा भी म्यांमार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई। अब अगले प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमने पढ़ चुका था कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो चलिए, आपका टाइमर शुरू हो चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? द्वैध शासन क्या होता था दोस्तों? द्वैध शासन ये होता था दो तरह का शासन, मतलब कि आप जैसे घर में द्वैध शासन कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पापा जी हैं और आपके दादाजी हैं, ठीक है। तो अब कुछ बातें आपके पापा जी देखते हैं और कुछ बातें आपके दादाजी देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट घर का पापा जी संभालते हैं और रुपया पैसा कहाँ से आएगा ये दादाजी देखते हैं। तो ये हो गई द्वैध शासन की व्यवस्था, मतलब दो तरह से शासन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है द्वैध शासन। ओके दोस्तों, तो अब पूछ रहा है आपसे प्रश्न, आपका टाइमर शायद समाप्त भी हो चुका है। चलिए फिर से मैंने शुरू कर दिया, कोई नहीं, मैं बता देता हूं कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको यदि देखा जाए तो इस प्रश्न के 20 सेकंड भी मिल चुके हैं, और आई होप कि 2 बार द्वैध शासन की व्यवस्था है, 2 शासन, तो इसलिए आपको 2 बार भी टाइमिंग दिया गया, कोई नहीं होता है। चलिए अब हम लोग आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए प्रश्न को देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत है। चलिए टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए कौन सा गलत है, जल्दी कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर अब मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि आपका टाइमर खत्म हो चुका है कि कौन सा कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में गलत है। पहला पढ़ते हैं कथन को कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये बिल्कुल सही है। 1935 में ये शुरू घोषणा की गई कि दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की घोषणा होगी, और इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1937 में, ठीक है। तो ये तो सही निकला, ये सही है। अगला, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। दोस्तों यही गलत है, ये गलत है, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, ठीक है। और उसके बाद पहली बार आम चुनाव की घोषणा की गई और 1937 में भारत के 11 राज्यों में चुनाव हुआ, ये भी सही है। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, ये भी सही है। और अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान लाया गया, तो ये भी सही है। ओके, तो बहुत सारी बातें हुई 1935 में। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया 1935 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य उसमें हुए हैं। और यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम हो तो आप लोग आराम से रिस्क लेकर 1935 पर जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक कर देना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं शिवम विदा लेना चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा कोरोना वायरस से बच के रहना है, फेस मास्क लगाना है जिधर भी जाना है। ओके दोस्तों, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।